लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी मुझे या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी आज मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने केवल रघुनाथपुर और सिवान का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का, पूरी दुनिया में अपने बल पर नाम ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुनाथपुर के एक ऐसे लालकी जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, इंदौर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र जी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने सुना है आप पहले इकलौते ऐसे अधिकारी रहे हैं जो एक प्रशिक्षु के तौर पे शुरुआत की थी इंदौर से, और वहीं पे 16 साल बाद आपने पुलिस कमिश्नर का पद संभाला। ये जो मौका मिला आपको वहीं से प्रशिक्षु के तौर पे फिर पुलिस कमिश्नर, कितना अच्छा लगा आपको? जी हाँ, मैंने प्रोफेशन वहीं 2004-05 में मैं रहा था और कालांतर में मैं अलग अलग जगहों पे रहा। मैं बालाघाट में भी रहा, मैं खंडवा में रहा। मैं बालाघाट जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, खंडवा भी एक अलग दृष्टि से संवेदनशील है, वहाँ पर सांप्रदायिक समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जबलपुर में रहा, मैं ग्वालियर में रहा। चुनौतियों के साथ काम करने का मौका मिला अलग अलग स्वरूप में, लेकिन ये सही है कि मुझे इंदौर में भी कई अलग अलग चुनौतियों के रूप में काम करने का अलग अलग पदों पर मौका मिला है। कैरियर के रूप में, जो कि इंदौर को हम जानते हैं कि इंदौर एक वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर विभिन्न तरह की विभिन्नताएं हैं, विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं। तो उसके बीच में जब आप काम करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर अवसर होता है अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का और एक अच्छी टीम के साथ काम करने का। बहरहाल वहाँ पे उस चुनौती को काम करके एक बेहतर अनुभव हो रहा है और एक हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम है जिससे लगातार वो पुलिस की जो नए मापदंड हैं, नई चुनौतियाँ हैं, उसको बेहतर। टीम की बात की सर, और एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था दरअसल आपके बारे में, वहाँ पर आपने कहा भी था कि कोई भी काम टीम वर्क की वजह से ही हम उसको सफलता के रूप में ले सकते हैं, और इसका नतीजा हमें देखने को मिला। 200 करोड़ की अवैध जो कब्जा की हुई ज़मीन थी उसको आपने मुक्त कराया, और जिसको दरअसल योगी आदित्यनाथ ने मॉडल के रूप में स्वीकारा। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखते हैं आप? हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो कि न सिर्फ कानून का अतिक्रमण करते हैं बल्कि अतिक्रमण उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। वो आसपास के लोगों को भी अतिक्रमित करते हैं, कहीं ज़मीन पर, कहीं दूसरे स्वरूपों में। तो ऐसे में आवश्यक है कि उनके अतिक्रमण को भी एक कानून के दायरे में तोड़ा जाए। आपराधिक गतिविधियों के लिए पुलिस तो बेहतर काम करती है, लेकिन इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पुलिस पर्याप्त नहीं होती। इसलिए पुलिस को नगर निगम और स्थानीय जो एजेंसियां हैं उनके साथ बेहतर ढंग से काम करना होता है, और कानून के दायरे में अगर इसे सही अंजाम दिया जाए तो इसका परिणाम जो है काफ़ी प्रभावी होता है। हम लोगों ने उसे आजमाया और लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों का जिनका एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था और साथ ही साथ उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था अलग अलग जगहों पे, अपराधों के प्राथमिकता के आधार पर उन अपराधियों पर कार्रवाई की गई और इसका बड़ा चतुर्दिक असर रहा। इसके कारण अपराधों में कमी आई, बहुत सारे अपराधी शहर से बाहर चले गए छोड़ करके, और अपराधियों के साथ साथ जो गंभीर अपराध हैं उन अपराधों के ग्राफ में गिरावट आई। निश्चित तौर पे एक आम व्यक्ति जो कि कानून में, जो अमन चैन में आस्था रखता है, कानून का पालन करता है, उसके मन में ऐसे कार्रवाइयों से आस्था और संजीवनी हेल्पलाइन नंबर के तौर पे आपने चालू किया था। वहाँ पे जो आत्महत्या करने वाले लोग थे, उकसते थे किसी कारण से, वो उसमें कमी आई। इसको किस रूप में आप देखते हैं और क्या इसको अपनाना चाहिए दूसरे जगहों पर भी? जो भी आप बड़े शहरों के आंकड़ों को जब देखते हैं किसी भी महानगर की, उस शहर में जितनी भी घटनाएं, जितने लोगों की जानें होमिसाइड यानी कि हत्याओं के कारण जाती हैं, वो फिर लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा लोगों की संख्या आत्महत्याओं के कारण जाती है। ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि भले ही अपराध की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हो, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, सामाजिक नुकसान की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है और जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। इसलिए एक सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, और इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने कुछ हेल्पलाइन शुरू की। उसमें एक संजीवनी हेल्पलाइन को शुरू किया जो कि सुसाइड्स के खिलाफ न सिर्फ काउंसलिंग करती थी बल्कि लोगों को इस मनादशा से बाहर निकालने में काफ़ी प्रभावी साबित हुई। जी सर, इसके अलावा भी आप खंडवा में, ग्वालियर में अलग अलग जगहों पे कार्यरत रहे, एसपी के तौर पे, फिर डीआईजी, आईजी और पुलिस कमिश्नर के तौर पे भी संभाल रहे हैं। प्रभार भी आईजी का आपके पास ही, अगर मैं गलत ना हूँ तो ऐसे में जब आप गांव आते हैं
गांव के लोगों का इतना अपनापन देखने को मिलता है, और आप इतनी विनम्रता, इतनी डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, वो अभी भी आपके अंदर है। ये कहाँ से लाते हैं सर? इतना मोहब्बत, इतना प्यार कहाँ से लाते हैं आप? नहीं, सभी को अपने घर वापस लोगों से मिल करके, अपने पुराने मित्रों से मिलकर अच्छा लगता है। और मुख्य तौर पे मैं यहीं पे, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है, मैं पढ़ा हूँ। तो एक आप कहीं भी पदस्थ रहें, कहीं भी रहें, एक व्यावसायिक कार्य क्षेत्र, एक व्यावसायिक परिधि अलग होती है। और समान तौर पर जब अपने घर के पास जब होते हैं तो वहाँ पर उसका स्वरूप अलग होता है। तो लोगों से मिल करके, अपने पुराने जगहों से जुड़ करके हमेशा एक बेहतर अनुभव होता है। आप एक और अहम बात मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, विनम्रतापूर्वक। दरअसल आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, ख़ासतौर पे अगर पुलिस विभाग की बात की जाए, आप जब थे तो उस समय अपराधी सामने होते थे और आप उन चुनौतियों का निश्चित तौर पे आपने सामना भी किया, पर अब साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ासतौर पे साइबर हमले जो हैं वो देशों के बीच भी हो रहे हैं और आंतरिक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है, आने वाले समय में कैसे नकेल कैसे जाए इन चीज़ों के ऊपर? सबसे बड़ी चुनौती के रूप में फ़िलहाल उभरा है, जो अगर कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों का स्वरूप बदला है, जिसमें अर्थव्यवस्था की बदली है, बहुत सारे लोगों की सोच, शिक्षा दीक्षा के स्वरूप का बदला है, तो उससे भी ज़्यादा असर अगर कहीं हुआ है तो अपराधों पर हुआ है। अपराधियों में साइबर क्राइम की संख्या पूरे देश में लगभग हर राज्य में बढ़ी। पुलिस की जो व्यवस्था हो और मुख्यतः जो साइबर क्राइम से निपटने की जो व्यवस्था हो, वो भी हमारी उतनी ही प्रभावी हो। और इंदौर में जो पुलिस हेल्पलाइन है, हम लोगों ने एक साइबर हेल्पलाइन शुरू किया है, जो कि काफ़ी प्रभावी रही है। और अगर पिछले 2-3 महीनों में भी हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम लोगों ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए लोगों के वापस करवाए थे। बीच बीच में बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, लोग ठगी के शिकार होते हैं और अगर तत्काल सूचना दे देते हैं तो उनके पैसों को हम लोग वापस करवाते हैं। तो इससे आम व्यक्ति को तत्काल राहत मिलती है। अगर हम सावधानी तो रखें ही साइबर क्राइम से बचने के लिए, लेकिन कहीं अगर शिकार हो जाते हैं तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर अगर हम बताते हैं तो उससे तत्काल राहत दिलाने में पुलिस कारगर सिद्ध होती है। जी सर, एक और ख़ास बात यह है कि वो दरअसल आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, हम जानना चाहेंगे कि बहुत तनाव में ज़िंदगी रहती होगी, बहुत सारी दबाव आपके ऊपर होते होंगे, पारिवारिक चीज़ें हो, आप काम की चीज़ें हो, पर ऐसे में फुर्सत के लम्हे कहाँ से निकालते हैं? आपको क्या पसंद है, गाना सुनना, कुछ खेलना, क्या चीज़ें पसंद है? पर्सनल लाइफ की बात करें तो निश्चित तौर पे कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अगर आप व्यस्त रहते हैं तो आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और ये भी आपकी व्यस्त दिनचर्या और जिम्मेदारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत देती है, तो ऐसे में आवश्यक है। तो सामान्य तौर पर मैं टेनिस खेलता हूँ। अगर मुख्य तौर पर सामान्य दिनचर्या और जो अपनी चुनौतियाँ हैं उसके समाप्त होने के बाद कोशिश होती है कि थोड़ा एक्सरसाइज करें या योगा करें या फिर टेनिस खेलें। जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश? लड़के जो हैं पूरी इच्छा शक्ति से तैयारी करें। और समान तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार सुदूर अंचल के जो गांव हैं वहाँ पर बच्चों को परिवेश में कई बार आसपास कोई नहीं दिखता है, जिसके कारण जो उनको कंपटीशन के लगता है कि शायद हम यहाँ से भी सफल हो सकते हैं। और यह अगर भीतर से विश्वास ना हो तो शायद हम कितना हो योग्य हों, यह हमें कुछ ना कुछ पीछे कर देती है। तो भले ही संसाधन थोड़ा कम हो, मुझे लगता है कि हम बेहतर ढंग से तैयारी करें, इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, कड़ी मेहनत करें। और आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, उससे बहुत सारा अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं। थोड़ा सा उसका संयत और नियत उपयोग करें, उसका एक सकारात्मक ढंग से उपयोग करें, अपने जो उपलब्ध समय और संसाधनों का बेहतर नियोजन करें, तो सफलता आने में देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे इंदौर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चार्य मिश्र जी। कई बातें हैं इनके बारे में, इनके लाइफ से जुड़ी हुई, जो हम आपको डिस्प्ले पे लगातार बीच बीच में दिखा भी रहे हैं। इसी तरीके की तमाम उन शख्सियतों से आपकी मुलाकात धीरे धीरे होती रहेगी। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।